नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक टॉपिक पे डिस्कस करूंगा कि अभी अभी यूएसए ने ईरान की जो 3 न्यूक्लियर साइट्स है वहाँ पे अटैक किया और वो साइट्स थी फॉर्दो, नतांज एंड इस्फहान। ये जो 3 न्यूक्लियर साइट्स है यहाँ पे ईरान अपना न्यूक्लियर जो वेपन है वहाँ पे वो क्रिएट कर रहा था वहाँ पे। और इसराइल और ईरान का जो वॉर चल रहा है, इसराइल ने इस ऑपरेशन का नाम रखा है राइजिंग लाइन। ये इसलिए रखा है, इसराइल और ईरान की जो वॉर का जो मेन रीज़न है वो ये है कि जो इसराइल जो है वो अरब नेशन से सराउंडिंग में घिरा हुआ है और वहाँ पर जो जैसे हाउदी रिबिलियन है, हिजबुल्ला है और इन सब जो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इसराइल के अकॉर्डिंग ईरान उनको फंडिंग कर रहा है और ईरान इनको बहुत टाइम से फंडिंग कर रहा है। लेकिन जो इसका एक बैकग्राउंड डिटेल ये है कि इसराइल और ईरान एक टाइम पे अलाइज थे, वो थे 1878 टाइम पीरियड के पहले, जब जो अभी का जो सुप्रीम लीडर है ईरान का, जब वो पावर में नहीं था। जब अयातुल्ला खान जो पावर में आया है 1978 के बाद से, जिसकी फैमिली जो चली आ रही है मोनार्की, वहाँ से इसराइल और यूएस के जो रिलेशन है ईरान के साथ बिगड़े। और एक रीज़न ये भी है कि जो ईरान है वो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा सेंक्शन लगे हुए थे, इकोनॉमिक सेंक्शन। तो उसने जब इकोनॉमिक सेंक्शन उसके ऊपर लगे तो वो लगने का रीज़न ये था कि वो न्यूक्लियर वेपन को डेवलप कर रहा है और यूएसए इसके अगेंस्ट में था। तो यूएसए और ईरान की बैकडोर में मीटिंग होती है और ये भी इस मीटिंग में ये निकलता है कि अब जो है ईरान यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन डेवलप नहीं करेगा। तो जो यूएस और वर्ल्ड लेवल ने जो सैंक्शन लगाए थे रशिया पे, उसको लिफ्ट कर दिया। लेकिन अभी यूएसए जो थर्ड पार्टी ईरान और इसराइल की लड़ाई में आया है, ये एक वर्ल्ड वॉर 3 को सिग्निफाई कर रहा है कि ऐसा कुछ पॉसिबिलिटी नजर आ रही है, क्योंकि यूक्रेन रशिया जो लड़ रहा है, फाइट वहाँ कर रहा है, इंडिया पाकिस्तान का भी ऑपरेशन हुआ, फिर वहाँ पे नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया का भी चल रहा है। तो जो वर्ल्ड है ना वो छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो गया और आपस में एक ज़्यादा ही एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहे हैं। जब कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करते हैं तो यही चीज़ एक वॉर में कन्वर्ट हो जाती है। जब कॉन्फ्लिक्ट वॉर में कन्वर्ट हो जाती है तो जो वेपन है वो यूज़ होते हैं, और जब वेपन यूज़ होते तो एक लिमिट नहीं होती है। और अगर यूएसए एक जो सुप्रीम पावर है वर्ल्ड का, अगर वही एज ए थर्ड कंट्री किसी दो लोग की वॉर में आएगा तो वर्ल्ड में अनस्टेबिलिटी क्रिएट होगी। और जब वर्ल्ड में अनस्टेबिलिटी क्रिएट होगी तो इकोनॉमिक सैंक्शन तो लगने ही है, बट इसके साथ साथ क्या होगा ना, जो प्राइसेस है, जो इन्फ्लेशन है, वो वर्ल्ड लेवल पे बढ़ जाएगा। और जब ये चीज़ वर्ल्ड लेवल पे बढ़ेगी तो जो स्मॉल डेवलपिंग कंट्री जिसको साउथ ब्लॉक बोलते हैं, तो वहाँ पे इसका सबसे ज़्यादा डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा। अभी यूएसए और जो चाइना है, ये दो एक इकोनॉमिक सुपर पावर है। और इंडिया अभी जापान को ओवरटेक किया और 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बना है, और थर्ड है इंडिया जो है वो पीपी के टर्म में इंडिया 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है। लेकिन अगर यूएसए और चाइना इस चीज़ को ज़्यादा हैंडल करे और स्टेबल करने की कोशिश करे जो वर्ल्ड में चल रहा है, तो होपफुली जो डेवलपिंग नेशन है उनको बेनिफिट होगा। लेकिन जब वर्ल्ड ही डिवाइड हो रहा है और सब लोग अपना अलाइज ढूंढने में लगे हुए हैं, कि सपोज अभी इंडिया पाकिस्तान का था, इंडिया बहुत अच्छा फ्रेंड है यूएस का, इवन चाइना के साथ भी इंडिया का रिलेशन इंप्रूव हो रहा है आफ्टर 2022। लेकिन अभी रिसेंटली पाकिस्तान का जो आर्मी चीफ है आसिफ मुनीर, वो जो यूएसए गया तो उसने डोनाल्ड ट्रंप के लिए नोबेल पीस प्राइज के लिए नेम को आगे किया कि डोनाल्ड ट्रंप को मिलना चाहिए। बट क्या ये सही है? क्योंकि आज ही मॉर्निंग में जब पता चला पाकिस्तान को कि जो यूएस ने 3 न्यूक्लियर साइट पे अटैक किया है ईरान के, तो फिर उनने पाकिस्तान इस चीज़ को कंडेम किया है। और जब कंडेम किया है तो इससे पाकिस्तान का ड्यूल कैरेक्टर सामने आ रहा है, आइदर वो यूएस की साइड है कि वो ईरान की साइड है। ईरान की साइड पाकिस्तान का टिल्ट होना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि वो मुस्लिम लीडर है और पाकिस्तान हमेशा एक मुस्लिम कंट्री को ज़्यादा सपोर्ट करता है एज कम्पेयर टू कोई डेमोक्रेटिक कंट्री हो। तो इससे पाकिस्तान का ड्यूल कैरेक्टर तो समझ में आ रहा है कि वो पीसफुल नेशन तो नहीं है, लेकिन वो जहाँ पे इस्लाम की बात आएगी तो पाकिस्तान उस कंट्री के साथ खड़ा रहेगा। तो अब क्या यूएसए इस पर सैंक्शन लगाए, क्योंकि इसने बाय मीडिया के थ्रू उसने बहुत ज़्यादा कंडेम किया है डोनाल्ड ट्रंप की इस बात को, और रिसेंटली अभी आसिफ मुनीर उससे मिल के आया था। तो ये ड्यू कैरेक्टर पाकिस्तान का, लेकिन इंडिया इसमें बहुत ज़्यादा ही न्यूट्रल है ना। इंडिया ने सिर्फ इतना पीसफुल वे में चीज़ें हो, इंडिया ने इस चीज़ का सपोर्ट किया है। इंडिया ने इसराइल और ईरान की लड़ाई को कंडेम नहीं किया है किसी भी चीज़ को, बस इंडिया ने पीस के लिए ही आगे बढ़ाया है। यूक्रेन और रशिया में भी इंडिया ने डिप्लोमेटिक गेम खेला है, वहाँ पर भी इंडिया ने किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं किया है। ऑल्दो यूक्रेन का जो जेलेंस्की है उसने इंडिया से रिक्वेस्ट किया कि आप आइए और वॉर को लिमिट करिए,
है ना, क्योंकि वो जानता है कि जो पुतिन जो है मोदी का एक फ्रेंड है, क्लोज अलाई है रशिया इंडिया के साथ। जो इंडिया की जो ट्रीटी थी 1971 के साथ, इंडिया फ्रेंडशिप ट्रीटी जो रशिया के साथ की थी, तो इंडिया जो है रशिया का क्लोज अलाई है। तब भी इंडिया ने इस चीज़ को कंडेम नहीं किया, लेकिन पाकिस्तान ने सडनली इस चीज़ को कंडेम किया है। तो पाकिस्तान और इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। इंडिया हमेशा बैलेंस बनाने की कोशिश करता है और पाकिस्तान एक्सट्रीमिस्ट है। उसको पता है अगर मैं आज किसी कंट्री को सपोर्ट करूंगा तो हो सकता है कि वो कंट्री उस टाइम पीरियड में मेरे को सपोर्ट ना करे, लेकिन मेरा जो कैरेक्टर है, जो पाकिस्तान का जो कैरेक्टर, वो ये जानता है कि मैं किसके साथ भी हाथ बढ़ाऊंगा तो लोग आएंगे, क्योंकि पाकिस्तान की लोगों को ज़रूरत है। किसी भी कंट्री को अनस्टेबल करने के लिए एक रोग स्टेट का होना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान उनमें से एक रोग स्टेट है, बांग्लादेश एक रोग स्टेट बनता हुआ जा रहा है। इवन कुछ टाइम पहले नेपाल भी एक रोग स्टेट की कैटेगरी में था। अभी बांग्लादेश ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन से सेकुलरिज्म का वर्ड हटा दिया। तो क्या ये वर्ल्ड लेवल पे कंपेयर करना जरूरी है इंडिया के साथ कि कुछ ऐसी चीजें हो सकती है? तो ये एक बेसिक फैक्ट है, बेसिक जो मैंने एक आपको बैकग्राउंड दिया है कि वर्ल्ड लेवल चल क्या रहा है। क्योंकि यूएसए का जो ना कोई फ्रेंड है ना कोई एनिमी है, यूएसए हमेशा अपने फ्रेंड और एनिमी जो होते हैं ना वो सिचुएशन देख के डिसाइड करता है। आज यूएस को जरूरत है इंडिया की, क्यों? क्योंकि चाइना को काउंटर करना है। इंडो पैसिफिक रीजन में, इंडियन ओशन रीजन में इंडिया का सपोर्ट जरूरी है अगर उसको अपनी वहां पे रेंज बढ़ानी है यूएसए को। तो यूएसए के साथ जो इंडिया के रिलेशन अभी थोड़े से खराब होना स्टार्ट हुए आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर। क्यों? क्योंकि यूएसए ने पाकिस्तान की जो एक्टिविटी हुई थी इंडिया के अगेंस्ट में उसको डायरेक्टली कंडेम नहीं किया, और डायरेक्टली ट्रंप ने बोला कि दोनों को पीसफुल वे में टॉक करनी चाहिए, ठीक है बोलना, बट उसने कंडेम नहीं किया। तो डोनाल्ड ट्रंप का ड्यूल कैरेक्टर दुनिया के सामने आ चुका है। क्या ये चीज़ सही है इस चीज़ को? और चाइना अभी बहुत शांत है। उसने जो जिनजियांग प्रोविंस का जो युगर मुस्लिम के अगेंस्ट में जो चीज़ हो रही है, तो चाइना उसको बहुत ज़्यादा वर्ल्ड लेवल पे छुपा चुका है। और वो उसका कोर फोकस जो है वो उसका मैन्युफैक्चरिंग में अभी भी है। उसको पता है कि लड़ाई दुनिया में चल रही, चलने दो, लेकिन अभी मेरे को इकोनॉमिक सुपर पावर बनना है। अगर मैं लड़ाई में इन्वॉल्व ना हूँ डायरेक्टली, लेकिन इकोनॉमिकली मैं डेवलप होता रहूँ और मैं बहुत ज़्यादा अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ाता रहूँ और वर्ल्ड के साथ ट्रेड करता रहूँ, तो हो सकता है कि यूएस को ओवरटेक कर ले। अभी जो चाइना की इकोनॉमी है वो $15 ट्रिलियन के अराउंड है और यूएसए की 28 समथिंग कुछ अराउंड है $1 ट्रिलियन इकोनॉमी। तो ज़्यादा दूर नहीं है चाइना यूएसए से उसको ओवरटेक करने के लिए। तो जो वर्ल्ड का सिनेरियो बन रहा है कि इन्फ्लेशन हो रहा है, लड़ाई हो रही है, अभी तक यूक्रेन रशिया की नहीं हो पाई है, कहीं ना कहीं चीज़ें चली रही है, पूरी दुनिया भर में कुछ ना कुछ हो रहा है। वर्ल्ड जो है ना अभी एक अनस्टेबल कंडीशन में। पॉसिबिलिटी है कि इन फ्यूचर कुछ बड़ा चीज़ हो जाए, बट सिंपल बात है अगर कोई सुपर पावर है तो उसको स्टेबल माइंडसेट के साथ चीज़ों को हैंडल करना चाहिए, ना कि थर्ड वर्ल्ड वॉर को बढ़ाना चाहिए कि ये चीज़ हो सकती है। बट यूएसए का जो एक एजेंडा रहा है शुरू से ही कि वो एक कैपिटलिस्ट कंट्री, और जहाँ पे कैपिटलिस्ट कंट्री रहती है वो हमेशा ही प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने का उनका एक बैकग्राउंड रहता है। तो अगर लड़ाई होगी तो यूएस को फ़ायदा होगा, और यूएस को फ़ायदा होगा तो वहाँ की इकोनॉमी डेवलप होगी। तो अगर कहीं वर्ल्ड लेवल पे लड़ाई चल रही है तो इसका एक क्रेडिट यूएस को भी जाता है, क्योंकि वेपन वहीं से सप्लाई हो रहे हैं। अगर कश्मीर रीजन में कोई वेपन आ रहा है कहीं ना कहीं से तो वो पाकिस्तान में डेवलप हो सकता है, बट उसका जो मॉडर्न वे है वो यूएस के ही थ्रू आ रहा है। उसका जो मॉडर्न वर्जन होता है किसी भी वेपन का वो यूएस के थ्रू ही आ रहा है। तो ये चीज़ जो हो रही है ना दुनिया भर में, ये कैपिटलिस्ट माइंडसेट का किया हुआ है। लेकिन इंडिया एज ए पीसफुल नेशन, इंडिया एक सुपर पावर तो अभी नहीं होगा, लेकिन हाँ इंडिया इन फ्यूचर सेकेंड और थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी डेवलप हो सकती है। और इंडिया का जो एक एम है 2047 तक डेवलप्ड नेशन बनने का, तो वो तभी पूरा होगा जब इंडिया अपने इंटरनल मैटर को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पकड़े। इंडिया में अगर कहीं ना कहीं इंटरनल रीजन में इस चीज़ का लोग अगेंस्ट है गवर्नमेंट के, तो सबसे पहले हमें उसको सप्रेस करना चाहिए बाय डेमोक्रेसी। हमें लोगों को जो यहाँ पे इश्यूज चल रहे हैं उसको सॉल्व करना चाहिए। अगर हम इंटरनल इश्यूज को सॉल्व कर लेंगे, नक्सलिज्म हो गया, यहाँ पर जो अनएम्प्लॉयमेंट है, इन्फ्लेशन है, और जो वेरियस पॉलिसीज़ में लूप होल है, अगर इन सब में इंडिया काम करेगी तो होपफुली इंडिया एक डेवलप नेशन बनेगा। और अपार्ट फ्रॉम दिस कि जो भी चीज़ें दुनिया भर में चल रही है, इंडिया का जो एक नेचर है एज ए न्यूट्रल रहने का वो बहुत ही सही है।
हम किसी कंट्री के ऊपर टिल्टेड नहीं रह सकते। इंडिया ने हमेशा डी हाइफिनेशन पॉलिसी अपनाई है, जहाँ पे दोनों कंट्री में अगर वॉर हो रही है तो दोनों कंट्री को एक साथ लेके चलेगी। तो ये एक बैकग्राउंड है और होपफुली ये थोड़ा सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। अब मैं फ्यूचर में ऐसे रिलेटेड लेक्चर डेली बनाया करूँगा जो जनरली कुछ टॉपिक्स से लिंक करेंगे और एक बैकग्राउंड देंगे कि चल क्या रहा है वर्ल्ड लेवल पे। होपफुली। थैंक यू।